नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 7 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7 कहानियों की यूनिट है, जिसमें 21 कहानियों को शामिल किया गया है, जिसमें से हम 2 कहानियाँ पढ़ चुके हैं। दोस्तों, यूनिट 8, 9 और 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप भी उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज के विषय की। आज की हमारी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक माधव राज सप्रे जी हैं। ये कहानी प्रेमचंद्र पूर्व की कहानियों में शामिल है। दोस्तों, कहानी से पहले हम माधव राज सप्रे जी की संक्षिप्त जीवनी तथा उनकी रचनाओं के विषय में जान लेते हैं। माधव राज सप्रे जी का जन्म 19 जून 1871 ईस्वी में पथरिया, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ था। सप्रे जी एक कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक और संपादक के रूप में जाने जाते हैं। सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तब इन्होंने बिलासपुर जिले के एक गांव में पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नाम का एक मासिक पत्रिका निकाली थी। यह पत्रिका सिर्फ 3 वर्ष तक ही चल पाई। इन्होंने गीता रहस्य, हिंदी दासबोध और महाभारत का अनुवाद भी किया था और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1926 को हुई थी। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वे हैं स्वदेशी आंदोलन और बॉयकॉट, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, हमारे सामाजिक हास के कुछ कारणों का विचार, माधव राज सप्रे जी की कहानियाँ, जिसके संपादक देवी प्रसाद वर्मा जी थे। हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इनकी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सन 1901 में हुआ था। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की चर्चा सन 1968 में सारिका पत्रिका के फरवरी अंक से शुरू होती है। इस कहानी को बहुत सारे आधुनिक समीक्षकों ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी भी माना है। ये बात इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। माधव राज सप्रे के जीवन संघर्ष, उनकी साहित्य साधना, हिंदी पत्रकारिता के विकास और उनके योगदान, उनकी राष्ट्रीय चेतना, समाज सेवा और राजनीतिक सक्रियता को याद करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 11 सितंबर 1926 के करमवीर पत्रिका के अंक में लिखा है, पिछले 25 वर्षों तक पंडित माधव राज सप्रे जी हिंदी के एक आधार स्तंभ, साहित्य, समाज और राजनीति की संस्थाओं के सहायक उत्पादक तथा उनमें राष्ट्रीय तेज भरने वाले, प्रदेश के गांव-गांव में घूमकर अपनी कलम को राष्ट्र की ज़रूरत और विदेशी सत्ता से जकड़े हुए गरीबों का करुण क्रंदन बना डालने वाले, धर्म में धंस कर उसे राष्ट्रीय सेवा के लिए विवश करने वाले तथा अपने अस्तित्व को सर्वथा मिटाकर सर्वथा नगण्य बनकर अपने आसपास के व्यक्तियों और संस्थाओं के महत्व को बढ़ाने और चिरंजीवी बनाने वाले थे। ये पंक्तियाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी ने करमवीर पत्रिका में लिखी थी माधव राज सप्रे जी के बारे में। सप्रे जी के कुछ अनमोल कथन हम देख लेते हैं। मैं मराठी हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। ये माधव राज सप्रे जी ने कहा था हिंदी भाषा के विषय में। जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती है, वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। ये भी माधव राज सप्रे जी की पंक्तियाँ हैं।
शिक्षा के विषय में। विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। ये भी माधवराज सप्रे जी की पंक्तियाँ हैं। तो दोस्तों, इस तरह की पंक्तियाँ बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, इसीलिए मैं इनको आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि इन्हें आप देख लें। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के मुख्य बिंदु हम देखेंगे। यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होता दिखाया गया है इस कहानी के अंतर्गत। डॉक्टर गोपाल राय ने इस कहानी के विषय में क्या कहा है, यह देख लेते हैं। संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देशी हिंदी भाषा बताया गया है। ये गोपाल राय जी ने कहा है। डॉक्टर सत्यकाम ने इसे प्रतीकात्मक कहानी मानते हुए लिखा है। ऊपरी तौर पर यह एक ज़मींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव की कहानी है। यह एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको बताई। अब कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। कहानी में 2 तरह के पात्र हैं और केवल 4 ही पात्र कहानी के अंतर्गत हैं। कहानी में जो 2 मुख्य पात्र हैं वे हैं ज़मींदार और एक अनाथ विधवा। और कहानी के 2 गौड़ पात्र भी हैं, जिसमें से पहला है ज़मींदार का वकील और विधवा की पोती। ये 4 पात्र कहानी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अब कहानी के सारांश को देख लेते हैं। कहानी के सारांश को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए कहानी को देख लें। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित कहानी है। संपन्न वर्ग के लोग हमेशा से गरीबों और अनाथों का शोषण करते रहे हैं। इस कहानी में ज़मींदार भी अपने महल को बढ़ाने के लिए अनाथ विधवा की झोपड़ी पर कब्जा करता है, पर अनाथ विधवा का मार्मिक कथन ज़मींदार की आंखें खोल देता है। ज़मींदार का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह अपने कर्म पर पश्चाताप करते हुए विधवा को उसकी झोपड़ी वापस कर देता है। ज़मींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। ज़मींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। ज़मींदार ने विधवा से बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी वहाँ से हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वहीं बसी हुई थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती उसकी वृद्ध काल में एकमात्र सहारा थी। जब कभी भी उसे अपने पहले की स्थिति याद आ जाती थी, तब वह मारे दुख के फूट फूट कर रोने लग जाती थी। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना था, तब से वह मृत सी हो गई थी। उस झोंपड़ी से उसे इतना लगाव था कि वह वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। ज़मींदार की इच्छा को सुनकर उसकी अवस्था मृतक जैसी हो गई थी, पर वह झोंपड़ी छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ज़मींदार के सभी प्रयत्न विफल हो गए थे। तब ज़मींदार ने अदालत का सहारा लिया और झोंपड़ी पर कब्जा कर विधवा को वहाँ से निकलवा दिया। झोंपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया वहीं पड़ोस में ही रहने लगी।
एक दिन जमींदार मजदूरों को लेकर झोंपड़ी के पास कुछ काम करवा रहा था। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंचती है। जमींदार उसे देखते ही नौकरों को हटाने के लिए कहते हैं, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोंपड़ी आपकी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो आपसे एक विनती है। जमींदार के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वह मेरी एक बात नहीं मानती। वह कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वहीं पर रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि उस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। ये कहने से भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में थोड़ी मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने इस बात की आज्ञा उस विधवा वृद्धा को दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी यादें याद आने लगीं और उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर टोकरी में मिट्टी उसने भर ली। टोकरी बहुत भारी हो गई थी, जिससे वह उसे उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया श्रीमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगा दीजिए, जिससे कि मैं अपने सिर पर इसे धर लूं। जमींदार इच्छा के विरुद्ध टोकरी उठाने लगता है, पर टोकरी हाथ भर भी ऊपर नहीं उठती। यह देखकर अनाथ विधवा कहती है, महाराज, नाराज ना हो तो आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती है, और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस पर विचार कीजिएगा। अनाथ विधवा का यह कथन बहुत सहज है, पर तत्कालीन समय में वह जमींदार की वृत्ति के खिलाफ विद्रोह करती है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का कथानक बहुत ही सरल और सहज है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यथार्थ और आदर्श को बड़े ही सहजता से पाठकों के सामने रखा है। कहानी में अनाथ विधवा द्वारा सामाजिक संवेदना को वाणी भी दी गई है। मनुष्य को अपनी ज़रूरतों से अधिक लालसा होने लगी है, जिसके फलस्वरूप वह अपने पथ से भ्रष्ट हो रहा है। अतः लेखक ने बड़ी ही कुशलता से इस छोटे से कथानक को प्रभावी बना दिया है। यही मजबूत पक्ष इस कहानी को हिंदी के आरंभिक कहानियों में स्थान देता है। यहाँ ये कहानी समाप्त होती है, जिसमें ज़मींदार जो है वो उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह उस बुढ़िया को उसकी झोपड़ी वापस कर देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, जिससे जुड़ी सभी इम्पॉर्टेंट बातें परीक्षा के लिए जो उपयोगी हैं मैंने आपको बताई। अब आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।